हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण बल, या कह सकते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बेटा, आवेशों का निकाय मतलब कई आवेश। अभी तक हम लोगों ने दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलॉम नियम में पढ़ा कि कूलॉम नियम से हम दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकाल सकते हैं। अब अगर दो से ज्यादा आवेश हो तो फिर बल किस तरीके से निकाला जाएगा? तो बेटा, इसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश के ऊपर लगने वाला कुल बल उस आवेश पर सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों का सदिश योग होता है। इसको अपनी लैंग्वेज में मैं समझाता हूं कि यदि एक आवेश है, आवेशों का निकाय है, तो उस आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, उस निकाय पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले जितने भी बल होंगे उन सभी बलों का सदिश योग, यानी उस आवेश पर जितने भी बल लग रहे होंगे उन सबको सदिश जोड़ देंगे। चलिए बेटा, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कहना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी एक आसान सिस्टम ले लिया है, आसान निकाय ले लिया तीन आवेशों का, कि कोई Q1, Q2, Q3 तीन आवेश हैं जिनके स्थिति सदिश R1, R2 और R3 है। यह मान लीजिए Q1, Q2, Q3 तीन आवेश हैं और इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं R1, R2 तथा R3 सदिश। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, पहले मैं सदिश खींच लेता। स्थिति सदिश कैसे बनते थे बेटा? मूल बिंदु से उस बिंदु को मिला देते हैं जिस बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो अगर Q1 को मिला, मूल बिंदु से Q1 को मिलाने वाला सदिश क्या है? R1, और Q2 का स्थिति सदिश क्या है? R2। ये रखा है ना बेटा, ये R2 होगा। ये सब मूल बिंदु से मिलाने है बेटा, मूल बिंदु से मिलाने। तो ये सदिश हो गया R2। और Q3 से मूल बिंदु से Q3 को मिलाने वाला सदिश, मूल बिंदु से Q3 को मिलाने वाला सदिश R3। ये बात है, यानी इन तीनों की स्थिति दे रखी है स्थिति सदिश के रूप में। चलिए, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? हमें Q1 पर लगने वाला कुल बल निकालना है। हमें Q1 पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि जब तक दो आवेश थे तब आपने पढ़ा था कि Q1 पर Q2 बल लगाए, ठीक है बेटा। पर अगर तीसरा बल आवेश भी है तो वो भी बल लगाएगा। इस आवेश के ऊपर पूछा, इस आवेश के आसपास जितने भी आवेश होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर बल लगाएंगे। तो वो बल कैसे निकालते हैं देखिएगा बेटा। Q1 पर Q2 के कारण बल हमें मालूम है, कैसे निकलेगा? इन दोनों के लाइन जॉइनिंग होगा, इन दोनों के लाइन जॉइनिंग, पहले लाइन, इसके या नहीं दूसरे होगा। अगर ये दोनों आवेश धनात्मक है तो ये बल किधर लगेगा बेटा? ये बल लगेगा, ये प्लस वाला ये प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 पर Q2 के कारण बल इधर लगेगा। ये किस पर बल लगा? Q1 पर। किसकी वजह से? Q2 की वजह से। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी लगेगा और प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि मैंने मान रखे हैं ये दोनों कैसे हैं? धनात्मक। और इस बल को रिप्रेजेंट करते थे बेटा F12 से, एक पर दो के कारण लगने वाला बल। ठीक है, चलिए इस F12 का परिमाण कैसे निकालते थे कूलॉम नियम से बेटा? F12 होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, Q2 और उनके बीच की दूरी का बल। तो उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी देखिएगा बेटा। उनके बीच की दूरी के लिए हमने बात की थी विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश Q1 की दिशा में होता है R12, ये विस्थापन सदिश। ये मैं आपको कूलॉम नियम के सदिश रूप में आपको समझा दूंगा। यहां से लेकर यहां से Q2 से Q1 तक का विस्थापन सदिश है R12। ठीक है, ये विस्थापन देगा, जिसका परिणाम ही इन दोनों के बीच की दूरी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको डिस्टेंस डायरेक्शन वाइज लिखना है तो इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हो किस दिशा में है? R12 की दिशा। तो R12 का यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। तो ये वेक्टर ये करें, ये F12 दिशा F12 की, ये R12 की। इसी तरीके से बेटा
Q1 पर बेटा Q3 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत कह लीजिए या एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है कि Q3 Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगाता इस बल को प्रभावित नहीं करेगा, इसके परिमाण को कोई प्रभावित नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, Q3 अपना अलग बल लगाएगा, वो इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो Q3 के कारण बल कैसे लगेगा बेटा? Q3 के कारण बल हमें मालूम है, इन दोनों की लाइन जॉइनिंग, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, दोनों को मिला दिया, ये जो सदिश होता है ऐसे वाला, ये सदिश होता है बेटा, याद रखिएगा, ये विस्थापन सदिश है। ये सदिश होगा R13, 1 की तरफ है तो R13, अगर विपरीत लेते तो R31 होता। चलिए, इसके कारण जो बल लगेगा बेटा ऐसे लगेगा, इन दोनों रेखा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर, और अगर दोनों प्लस हैं तो बाहर की ओर। ठीक है, ये बेटा बल हुआ F13, यानी 1 पर 3 की वजह से बल। अब आप समझ गए होंगे, 1 पर 2 की वजह से बल F12 से, 1 पर 3 की वजह से बल F13 से प्रदर्शित किया जाएगा। तो 3 की वजह से Q3 की वजह से Q1 पर बल F13 हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगा। ठीक है, अब दोनों बल निकल गए। F3 कैसे निकाल सकते हो आप? F3 के लिए फॉर्मूला होगा बेटा ऐसे, F13 बराबर 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q3, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है? ये विस्थापन सदिश है, तो ये क्या होगा? R13, ठीक है, इसका स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन देनी है तो आप R13 की ही डायरेक्शन दे दीजिए। R13 की दिशा ऐसे है और S3 की दिशा भी ऐसे है, तो इसको R13 की दिशा दी जा सकती है। तो ये दो बल आ गए हैं, तो Q1 पर कितने बल लगे? 2। अब इनको बस बेटा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक नहीं है, एक इस दिशा में लग रहा है, एक इस दिशा में, और ये दोनों बल क्या होते हैं? सदिश राशि, इसलिए इनको जोड़ने का एक ही तरीका होता है सदिश। सदिश राशियों को सदिश तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अगर हमें Q1 पर परिणामी बल निकालना है, Q1 पर परिणामी बल ऐसे लिखिए, Q1 पर कुल बल, कुल बल, परिणामी बल, नेट बल, ये तीनों चीजें एक ही हैं, याद रखिएगा। कुल बल, परिणामी बल, नेट बल एक ही बात है। तो Q1 पर कुल बल F1 से डिनोट कर लेता हूं, ये किसके बराबर होगा बेटा? F12 प्लस F2 F13। सदिश योग को इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। सदिश योग को किस तरीके से लिखा जाता है? वेक्टर लगे हैं तो सदिश योग है, आप डायरेक्ट मत जोड़ दीजिएगा। कभी भी वेक्टर लगे हैं ऐसे दोनों सदिश राशियों के ऊपर, तो कभी इनको ऐसे सीधा मत जोड़ दीजिएगा, एक कॉमन लेकर, नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, नहीं ले सकते। इस योग को कहते हैं बेटा सदिश योग, इसको कहते हैं सदिश योग। ये बेटा समांतर चतुर्भुज के नियम से भी हमें मालूम है, सदिशों के योग का क्या नियम है? समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से, या वो फॉर्मूला आपने पढ़ा R² बराबर P² + Q² + 2PQ cos थीटा, तो उस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए, मैं ग्राफिकली एक ऐसे ही बता देता हूँ। ग्राफिकली क्या कहता था कि अगर इन दोनों को समांतर चतुर्भुज के नियम से ऐड करना है तो F12 के शीर्ष से F13 के समांतर एक रेखा, एक सदिश खींचते थे या रेखा खींचते थे, ऐसे समझिए, एक सदिश ऐसे खींचा। फिर F13 के शीर्ष से F12 के दूसरे वेक्टर के समांतर एक रेखा खींचते थे। ये रेखा जहां भी काटती थी उस बिंदु को इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से मिला, तो ये हमारा मिल जाता था परिणामी। ये हो गया हमारा F, ये होगा, इनको ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जोड़ने का और भी वजह बताऊंगा, वैसे वेक्टर आपको आते होंगे कि मैं समझ सकता हूं कि आपको वेक्टर आते होंगे, फिर भी मैं अभी कई न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल, उसके आसपास जितने भी बल आवेश होंगे उनके कारण लगने वाले बलों का क्या होता है? सदिश योग। क्या होता है? सदिश योग। यहाँ 2 आवेश थे इसके पास, तो कितने बल लगे? 2। इस आवेश के आसपास कितने बल थे? तो कितने आवेश थे? 2। तो इन दोनों की वजह से बल लगा।
ये खुद अपने ऊपर बल नहीं लगाएगा, कोई भी आवेश अपने आप अपने ऊपर बल नहीं लगाएगा, तो इसे काउंट मत कीजिए। आप किसको काउंट करेंगे? दूसरों वालों। इस तरीके से 2 पर भी पूछा जा सकता था, Q2 पर भी पूछा जा सकता था Q2 पर कितना बल लगेगा, तो वहां पर Q1 बल लगाता और Q3 बल लगाता और निकाला जा सकता था। देख ले। चलिए मैं दिखा देता हूं। अगर Q2 पर पूछा जाता बल, क्या पूछा जाता? Q2 पर कुल बल पूछा जाता, तो Q2 पर पहले कौन बल लगाएगा? Q1 लगाएगा और Q3 लगाएगा। तो Q1 किधर बल लगाएगा? बाहर की ओर, अगर प्लस है दोनों को, हैं? इस बल को किससे डिनोट करते बेटा? F21 से। 2 पर 1 के कारण बल, ठीक है। और Q2 पर Q3 के कारण बल कैसे लगता? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? बाहर की ओर, क्योंकि दोनों हमने प्लस मान रखी है। ये बल कौन सा होता? F23, इसको डिनोट करते हैं। फिर इनको सदिश रूप से जोड़ देते हैं, ऐसे जैसे ये जोड़ा हुआ समांतर चतुर्भुज से, और 2 पर लगने वाला। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी किसी एक आवेश के ऊपर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि सब आवेशों के ऊपर पूछने लग जाएंगे, ज्यादातर एक आवेश के ऊपर ही पूछा जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसे भी आप ऐसे कर सकते हो, यहां से इसके से दूसरे सदिश के समांतर रेखा खींची, फिर इसके सिर से इसके समांतर रेखा खींची, जहां भी काटा। ये तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तो हम ग्राफिकली ऐसे बनाते हैं। ये हो जाएगा F2, Q2 पर लगने वाला, ठीक है। चलिए ये आसान था। मैं इससे थोड़ी सी मुश्किल एक और आवेश ले लेता हूं। अगर ये 3 आवेश नहीं होते, 4 ले लेता, एक और आवेश ले लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। अगर ये 3 आवेश नहीं होते, क्या होते? 4 बिंदु आवेश होते। मैं यहाँ पर एक आवेश और बढ़ा देता हूँ, Q3 तथा Q4, ऐसे एक आवेश और बढ़ा देता हूँ, और उसका स्थिति सदिश भी बढ़ा देता हूँ। उसका स्थिति सदिश सपोज R4, उसके लिए देखते हैं। तो R3 तथा R4, एक और आवेश ऐड कर दिया, चौथे के लिए साफ करते हैं। तो मान लीजिए चौथा आवेश में यहां पर ये Q4, ठीक है। अब Q4 का स्थिति सदिश दे रखा है क्या? R4 मालूम है, तो मूल बिंदु से इसको मिला दिया, यह मैं स्थिति सदिश मिल गया R4, ठीक है। अब अगर इस तरीके से यह आवेश आ गया, तो अब यह आवेश किसके ऊपर बल लगाएगा? पहले 2 आवेश जो बल लगाते वो ऐसे ही लगाएंगे, वो बदलेंगे नहीं इसके आने से, कोई नया नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही रहेंगे। अब चौथा आ गया, एक और आवेश आ गया, ये आवेश किसके ऊपर बल लगाएगा? और कैसे बल लगाएगा आपको मालूम है? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगाएगा, ऐसे रेखा अनुदिश हो गई। और दोनों अगर प्लस हैं तो बाहर की ओर लगाएगा। और इस बल को किससे डिनोट करेंगे बेटा? आप F14, किससे डिनोट कर देंगे आप? F14, वही 1 पर 4 की वजह से बल, ठीक है। अब आपको 3 जोड़ने पड़ेंगे। अब परिणामी ये नहीं रहेगा, ये तो 2 का परिणामी था, तो अब ये पूरे का परिणामी नहीं रहेगा। अब इन तीनों का जोड़ना होगा, तीनों का सदिश योग करना होगा, यानी कि अब इसमें क्या चेंज आ जाएगा? तीसरा यहां निकाल देता हूं, ये हो गया। F14 कैसे निकालेंगे? F14 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q4, दोनों आवेशों का गुणनफल, और नीचे इनका डिस्टेंस, ये विस्थापन सदिश होगा। ऐसे इस विस्थापन सदिश को नाम हुआ R14, 1 की तरफ है तो पहले 1 आएगा, ठीक है, ये R14 होगा। तो ये R14 का स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर होगी बेटा? वही R14 का यूनिट। ये तो अब क्या करना होगा? Q1 पर कुल बल F12 F13, और वो भी ऐड हो जाएगा। कौन ऐड हो जाएगा बेटा? तीसरा बल। तो अब परिणामी बल क्या हो जाएगा इसके ऊपर? F14 भी ये होगा सदिश। तो इस तरीके से बेटा जितने आवेश इस आवेश के आसपास आएंगे उतने सारे बल इसके ऊपर लगेंगे, और उन सारे बलों को आपको सदिश जोड़ ऐड करना है, ठीक है। बस सदिश ऐड करना आपको
आता होना चाहिए, बस, और कुछ भी इस प्रॉब्लम में नहीं होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाला नेट बल, कुल बल, सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बलों का, अलग अलग बल कौन कौन से लगे, ये सब पर अलग अलग बल लगे अलग अलग आवेशों के कारण, उन सभी आवेशों का सदिश योग होता है। अब बेटा इन तीनों को बस सदिश ऐड करना है, ठीक है। ये सीधे डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ कोई समेशन या एंड चार्जेस का कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सीधे न्यूमेरिकल इसका कराऊंगा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सदिश ऐड करना आपको आना चाहिए, सदिश। और बाय सिमेट्री ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सदिशों की नहीं आएगी, ठीक है ना बेटा, क्योंकि उन्हें बलों के अध्यारोपण का सवाल बनाना है, उन्हें सदिशों का सवाल नहीं बनाना, तो आसान सदिश की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बलों के अध्यारोपण पर 3 सवाल अभी हम करेंगे बेटा, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो है बेटा अभ्यास 1.6, ये आसान है, सबसे पहले मैं आज के लेक्चर में इसको, इससे आपको पता चलेगा कैसे सिंगल आवेश कैसे कैसे बल निकालते हैं आवेश के ऊपर, और फिर किस तरीके से ऐड करते हैं। फिर है बेटा उदाहरण 1.6 एंड 1.7, ये भी बलों के अध्यारोपण पर है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी कराएंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको बलों को, है ना, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत समझ आ जाएगा। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत बस सिंपल है कि किसी भी बल आवेश के ऊपर लगने वाला कई आवेशों के कारण जो नेट बल होता है, वो सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। चलिए बेटा, तो अब पहले सबसे पहले देखते हैं अभ्यास 1.6। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण बल पर आधारित एक न्यूमेरिकल। ये बेटा एनसीईआरटी अभ्यास 1.6 है, ठीक है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। सवाल है बेटा कि एक वर्ग है ABCD जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके किनारों पर 4 आवेश रखे हैं QA, QB, QC तथा QD। एक आवेश इसके केंद्र पर रखा है 1 माइक्रोकूलम का। इस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, ये पूछा। उन्होंने पूछा है कि 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर कितना बल लगेगा, ऊपर लगने वाला कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा। तो बेटा देखते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि अगर इस आवेश के ऊपर कुल बल निकालना है तो हम ये देखेंगे कि इसके आसपास कितने आवेश हैं। तो इसके आसपास बेटा 4 आवेश है, 1 2 3 4, तो ये चारों ही आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कूलाम नियम से अलग अलग आवेशों के कारण इस पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर उसको उन चारों बलों को सदिश रूप से जोड़ देंगे। हमें मालूम है 4 बल निकलेंगे क्योंकि 4 आवेश हैं इसके पास, ये अपने ऊपर तो खुद बल लगाएगा नहीं, तो इसे काउंट नहीं करते। कितने आवेश हैं, 1 2 3 4, ये चारों आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। तो 1 बाय 1 पहले मैं एक एक करके बल निकालता हूं। तो सबसे पहले एक बात की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो है बेटा कूलाम नियम में बल निकालने के लिए हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, ये केंद्र पर रखा हुआ है, तो सभी आवेशों से इस आवेश की दूरी समान रहेगी, और कितनी रहेगी वो निकालते हैं बेटा। देखिए बेटा ADC यूं समझ लीजिए, त्रिभुज ADC में ये समकोण है, तो बेटा AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, क्या होगा DC स्क्वायर है। AD स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, DC कितना है 10 का स्क्वायर, तो बेटा AC कितना हो गया 100 10 अंडर रूट 2। AC कितना होगा 10 अंडर। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, AO BO CO और DO दूरियों की। तो हमें ये तो पता ही है AO बराबर कितना है, AO बराबर है बेटा AC बाई 2, AC है 10 अंडर रूट 2,
तो 10√2 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 5√2। कितना आ जाएगा बेटा? ये तो मैथ है। कितना आ गया? 5√2। ठीक है। ये बात और है कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, ये सब दूरियां बराबर होंगी। और कितनी होंगी? 5√2 यूनिट सेंटीमीटर। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये आसान प्रॉब्लम थी। A से O तक की दूरी, ये सब 5√2। चलिए सबसे पहले O पर एक एक कारण लगने वाला बल निकालते हैं, एक एक करके सारे बल निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूं। पहले बात आती है O पर एक के कारण बल, O पर एक के कारण। तो इसको बेटा आप डिनोट कर सकते हो FOA। जैसे एक पर दो के कारण बल F12 से डिनोट करते थे, ऐसे ही आप O पर एक के कारण बल को FOA से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो FOA कैसे निकलेगा? FOA बराबर निकलेगा बेटा कूलॉम नियम से 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी एक आवेश है Q0, दूसरा आवेश है A, और उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? AO है का स्क्वायर। ठीक है। अगर दिशा की बात आए, चलिए दिशा नीचे लिखते हैं। तो FOA बराबर इसका मान होता है बेटा 9 × 10⁹। Q0 दे रखा है बेटा 1 माइक्रोकूलम, तो ये है 1 और माइक्रो की जगह 10⁻⁶। QA दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ अपॉन AO का स्क्वायर, ये है बेटा 5√2। ये है बेटा 5√2। ये सेंटीमीटर में है तो इसको क्या करेंगे? मीटर में, और इस पूरे का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसकी दिशा की बात करते हैं बेटा, ये परिमाण आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं अभी। तो देखिएगा बेटा O पर बल किधर लगेगा? A की वजह से। A प्लस है, O भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को क्या करता? प्रतिघट से। तो बेटा QA O को नीचे बाहर, और हमेशा ये बल किधर लगता है? दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो हमारा QA किधर लगेगा बेटा? बल किधर लगेगा? O पर A की वजह से ऐसे, और ये बल कौन सा होगा? FOA। किधर होगा बेटा? FOA। तो मैं इसको लिख सकता हूं O से C के अनुदिश। ठीक है बेटा, O से C के अनुदिश। यहाँ कोई यूनिट वेक्टर तो है नहीं हमारे पास, तो हम बेटा यहाँ यूनिट वेक्टर ना हो, आप सीधा ऐसे लिख दीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, OC के ऊपर Q कैप लगा देते, पर मैं पूरा लिख देता। तो किधर होगी? O से C की दिशा। ठीक है। आप A से O भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, O से C भी लिख सकते हैं। ठीक है। A से O भी वही दिशा होगी, O से C भी वही, तो मैंने O से C दिशा लिखी। ठीक है। चलिए, तो अगर इसको यहाँ पर अगर यहाँ दिशा लिख दी, तो बेटा आप इसके ऊपर अब वेक्टर लगा सकते हो। यहाँ मैंने दिशा नहीं लिखी थी, तो अभी वेक्टर नहीं लिखा, ये परिमाण है बस। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आता है FOA बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 3.6 न्यूटन। ठीक है। और दिशा O से C के, O से C के अनुदिश। दिशाएं भूलिएगा मत बेटा। ठीक है। इसको समीकरण 1 क्या मान लिया हमने? समीकरण 1। अब O पर B के कारण बल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? O पर B के कारण बल, इसको डिनोट कर देते हैं बेटा FOB, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। O पर B के कारण बल, तो बाय कूलॉम्स लॉ FOB का फॉर्मूला लिखा जाएगा 1/4πε0 बेटा, और एक का आवेश है Q0, दूसरा आवेश अब क्या है? QB, और बीच की दूरी क्या होगी? BO का स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? BO। ठीक है। अभी दूरी दिशा के बाद यहाँ लिख लेते हैं, तो इसका मान रखते हैं FOB, ये होता है बेटा 9 × 10⁹। Q0 है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶। दूसरा है -5, तो बेटा माइनस मत लगाइएगा, मैं पहले अब बात बता दूं, मैं पूरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या हमेशा यही नियम फॉलो करूंगा,
जब जब हम सदिश राशि निकालते हैं तो आवेशों पर प्लस माइनस मत लेना, जब हम अदिश राशि निकालेंगे तो आवेशों का प्लस माइनस लीजिएगा, याद रखिएगा। दिशाएं आप अपने दिमाग से निकालिए, प्लस माइनस सोच के मत निकालिएगा, ठीक है बेटा। तो दिशा में अपने दिमाग से निकालूंगा प्लस वही आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम से, पर प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। प्लस माइनस तब लगाऊंगा जब कभी भी अदिश राशि निकालनी होगी। यहां मैं क्या निकाल रहा हूं, सदिश राशि, बल है, बल क्या है, सदिश राशि, तो मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। तो 5 × 10⁻⁶, ठीक है बेटा। और नीचे क्या आएगा, BO, BO कितना है 5√2, तो 5√2 × 10⁻² सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है। अब इसके बल की दिशा देखते हैं। बी वाला ओ पर किधर बल लगाएगा, बी माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला प्लस वाले को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो बेटा इसकी दिशा इस ऐसी, किस होगी, ऐसी। ये बल होगा बेटा FOB। और इसकी दिशा क्या हो गई बेटा, इसकी दिशा हो गई O से B के अनुदिश, ठीक है बेटा। इसकी दिशा क्या हो गई, O से B के अनुदिश। अगर इसको दिशा मिल गई तो अब यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। जब दिशा मिल जाए तब वेक्टर लगाइए, जब तक दिशा ना लगे तब तक वेक्टर मत लगाइए। तो FOB आ गया बेटा, FOB। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 9, कितना आता है बेटा, 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। और दिशा है O से B, O से B के अनुदिश। दो बल निकल जाएगा हमारे, इसको समीकरण 2 नाम, ठीक है बेटा। अब O पर C के कारण बल निकालते हैं। तो यहां लिख देता हूं, O पर C के कारण बल, आप चाहें तो ऐसे लिखते जाइए 1 2 3 है, O पर C के कारण बल। तो इसको डिनोट कर सकते हैं FOC से, FOC से। तो FOC का परिमाण कूलम्ब लॉ से FOC बराबर क्या होगा, 1/4πε0 कूलम्ब नियम। दोनों आवेशों का गुणनफल, एक आवेश FO है, एक आवेश एक QO है, एक QC है, और बीच की दूरी क्या होगी, OC या CO का, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। FOC इसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है बेटा। Q है Q0 है 1 × 10⁻⁶, और QC है बेटा, QC कितना, 2 × 10⁻⁶ अपॉन 5√2, डिस्टेंस सबकी सेम है, 10⁻² का स्क्वायर है। अब दिशा की बात आती है। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षण, यानी C वाला O को किधर बल लगाएगा, बाहर, ऐसे। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस ये C वाला O वाले को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बल बेटा कैसे लगेगा, ऐसे। यानी FOC, ये O से A के अनुदिश लगेगा। कहां लगेगा बेटा, लिख देता हूं ऐसे, O से A के अनुदिश, ठीक है बेटा। दिशा लिख गई तो आप यहां पर वेक्टर लगा सकते। देखिए बेटा, ये वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, सॉरी ये वाली, तो ये इसका आंसर भी कितना आएगा, 3.6। ये भी कितना आएगा बेटा, 3.6, ठीक है, FOC न्यूटन, ठीक है। और दिशा इसकी लिख देता हूं वही, O से A के अनुदिश, इसकी दिशा O से A के अनुदिश। अब एक बल और है बेटा, वो भी निकाल लेते हैं जल्दी से। चौथा बल है O पर D के कारण, O पर D के कारण, D के कारण बल। इसको डिनोट कर देता हूं FOD से। तो FOD ये रहा, FOD परिमाण कूलम्ब नियम से Q0 QD अपॉन DO का स्क्वायर, DO का स्क्वायर।
डी ओ का स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं तो एफ ओ डी बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू नॉट है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्यू डी है -5। मैंने कहा माइनस नहीं लेते हैं, सेम परिमाण लेना है आपको आवेशों का, माइनस प्लस नहीं लेना, सदिश राशि निकालते हैं। तो ये है बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और डी ओ है 5 अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, देख लीजिए बेटा। वैसे भी आप समझ सकते हो, ये आवेश 5 था, ये 1 था, ऐसे ये 5 था, ये 1 था, तो परिमाण तो सेम आएगा। तो इसका मान भी क्या आएगा, 9 आएगा। एफ ओ डी बराबर कितना आएगा बेटा, 9 न्यूटन। अब दिशा की बात आती है, 9 न्यूटन जो ये था। अब दिशा की बात, तो एफ ओ डी, ओ डी कैसा है माइनस, ये सॉरी डी कैसा है माइनस, ओ कैसा है प्लस, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा। माइनस वाला क्या करता है, आकर्षित, माइनस वाला प्लस वाले को क्या करता है, आकर्षित। तो ओ पर बल डी की ओर लगेगा, किधर लगेगा बेटा, डी की, एफ ओ डी। ठीक है, तो मैं इसके यहां भी ऊपर की दिशा लिख देता हूं, ओ से डी के अनुदिश। ठीक है, अगर यहां दिशा लग गई तो आप यहां भी वेक्टर लगाइए बेटा, आराम से कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओ से डी के अनुदिश। अब यहां भी वेक्टर, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 4। अब हमारे बेटा इंडिविजुअल फोर्सेस निकल रहे, यानी अलग अलग आवेशों के बल निकल रहे ऊपर, 4 बल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनको सदिश जोड़ देना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आसान है। सदिशों के इस हिसाब से देखें तो देखिएगा बेटा, ये दोनों बल देखिएगा, एफ ओ बी और एफ ओ डी एक दूसरे के परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। देखिए बेटा, एफ ओ डी दोनों 9 न्यूटन हैं। एक किधर है, ओ से बी की ओर, ओ से बी की ओर, और वो किधर है, ओ से बी की ओर, यानी एक ऐसे विपरीत है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, जीरो कर देंगे, है ना, खत्म बात। इन दोनों ने आपस में निरस्त कर दिया। ऐसे ये दोनों भी, एफ ओ सी और एफ ओ ए, देखिएगा एफ ओ ए 3.6 है, एफ ओ सी भी कितना 3.6, पर दिशाएं विपरीत हैं। ये एफ ओ सी ओ से ए की ओर है और एफ ओ ए ओ से सी की ओर, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो। यानी सारे के सारे बलों ने आपस में जीरो कर लिया, तो इस ओ पर कुल बल कितना आएगा बेटा, जीरो। ओ पर लगने वाला कुल बल कितना आएगा, जीरो। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पर इसको अगर प्रेजेंट करने का तरीका या पेपर में एक्सप्रेस करने का तरीका, तो आप ऐसे समझिए कि अब क्या करते थे हम, एफ ओ, या क्या बात आती है, ओ पर कुल बल। तो सर अध्यारोपण का सिद्धांत कहता था कि एफ ओ मान लीजिए, ये कुल बल है, एफ ओ पर बल को क्या मान लिया, एफ। ये बल कैसे निकलेगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी, इन चारों का सदिश। ये तो बेटा सदिश लिखने का तरीका है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको समझना है कैसे एक्सप्रेस करना है, आप लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, इसलिए निरस्त कर देंगे, तथा ये दोनों भी परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, इसलिए निरस्त कर देंगे। अतः ऊपर कुल आवेश शून्य हुआ। आप ऐसे लिख सकते हैं, पर बेटा एक्सप्रेस करें ऐसे तो कैसे, कैसे देखिएगा, देखिए बेटा एफ ओ ए कहाँ है, एफ ओ ए और एफ ओ सी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ओ सी, यहां पर क्या लगा लूं, ऐसे लिखा जा सकता, इनमें ये रिलेशन बन जाएगा। यानी एफ ओ सी का विपरीत सदिश, विपरीत सदिश मतलब अगर ये ऊपर है तो एफ ओ सी का विपरीत सदिश क्या होगा, नीचे है, वो किसके बराबर होगा, वो किसकी दिशा में होगा, एफ ओ। तो ये रिलेशन बन जाएगा, तथा एक और रिलेशन बन जाएगा, एफ ओ डी, एफ ओ ए एफ ओ बी,
FOB किसके बराबर होगा बेटा, माइनस FOD। जवाब सही है। तो यहाँ पर FOA की जगह माइनस FOC लिख दीजिए और FOB की जगह माइनस FOB लिख दीजिए। देखिए बेटा ये बात ध्यान रख देता हूँ। FOA की जगह क्या लिख देता हूँ, माइनस FOC, ओके बेटा, प्लस FOB की जगह क्या लिख देता हूँ, माइनस FOB। ठीक है, बाकी चीजें ऐसे FOC ऐसे वेक्टर और FOD। अब समझ गए होंगे आप, ये इसने इसको जीरो कर दिया, इसने इसको जीरो कर दिया, कुल बल क्या आ गया, जी, कुल बल क्या आ गया, जीरो। यहाँ भी सदिश लिखना होगा, यहाँ सदिश है बेटा। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इन चीजों को बहुत ध्यान देना। वेक्टर क्या कहता है, यहाँ कहेंगे नेट बल कितना लगेगा ऊपर, जीरो। ठीक है, तो ये बड़ी आसान प्रॉब्लम थी। बस आपको एक एक करके, पहले हमने ऊपर अलग अलग आवेशों के कारण बल निकाला, फिर उस बल का सदिश योग कर दिया, सदिश तरीके जोड़ दिया। यहाँ पर आसान था क्योंकि सब बल निरस्त हो गए तो जीरो आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल 1.6 और 1.7 नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, अभी इस प्रॉब्लम को मैं वैद्युत क्षेत्र के समय पर भी डिस्कस कराऊंगा। इस बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम की आवेश है तो जीरो बल आया, कितना आया इस पर नेट बल, जीरो। अगर ये बेटा 2 माइक्रोकूलम होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 10 होता, कुछ भी होता, तब भी ऊपर बल क्या आता, जीरो जाता। यानी ऊपर लगने वाला बल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यहाँ पर आवेश कितना रखा, किसी और चीज पर निर्भर करता है, क्योंकि आवेश कुछ भी आ जाए ऊपर, बल जीरो ही आ रहा है। तो वो चीज होती है बेटा वैद्युत क्षेत्र। इसे हम अब जब ये अध्यारोपण का सिद्धांत खत्म होगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो उस समय भी मैं डिस्कस कराऊंगा कि ऊपर वैद्युत क्षेत्र कितना है, कैसे है और कैसे बल से लिंक होगा। ठीक है।